हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हम लोग आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, वो भी चैप्टर 1 के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 के लिए आपका सेशन है 2022-23। ठीक है, 2022-23 के सेशन के लिए हम लोग क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं चैप्टर 1 के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री में। तो चलिए चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि लिक्विड और गैस को क्या कहा जाता है। तो लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड तरल कहा जाता है। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिक्विड और गैस को फ्लूइड क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, आप टेंशन ना ले। ठीक है, 4 ऑप्शन में डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आंसर लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर याद कर लेना है, चाहे समझ लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि लिक्विड और गैस को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा कर दे सकता है कि फ्लूइड किसको कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या इनमें से सभी, तो या बोथ ए एंड बी। तो वहाँ पर लिक्विड एंड गैस बोथ ए एंड बी आपको टिक करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे कि, या फिर इस तरह से भी आपको सवाल पूछ सकता है कि लिक्विड और गैस को आखिर फ्लूइड क्यों कहा जाता है। कारण भी तो पूछ सकता है, 4 को कारण आपको दे देगा, उनमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। तो क्यों तो इसका आंसर है कि बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो, यानी इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको तरल यानी फ्लूइड कहा जाता है। किसको, लिक्विड और गैस को। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल आपका 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड को क्या कहा जाता है। सॉलिड को रिजिड और हार्ड कहते हैं। ठीक है, रिजिड और हार्ड कहते हैं, या इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि रिजिड और हार्ड किसको कहा जाता है, सॉलिड्स को कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई सॉलिड्स आर कॉल्ड रिजिड, कि सॉलिड्स को रिजिड क्यों कहा जाता है। जिस तरह वहाँ पर देखें ना कि लिक्विड और गैस को फ्लूइड क्यों कहा जाता था, उनके बहने के गुण के कारण, उसी तरह से यहाँ पर रिजिड सॉलिड्स को क्यों कहा जाता है। बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनका पार्टिकल्स तो फिक्स्ड पोजीशन पर ही रहता है। क्या सॉलिड का पार्टिकल फ्लो करता है, नहीं करता है। तो इनका पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, लेकिन ये कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, केवल अपने मीन स्थिति पर ही ये केवल वाइब्रेट करते। ठीक है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करते, लेकिन ये कभी फ्लो नहीं करते। ठीक है, इसी कारण से इसको रिजिड कहा जाता है। ठीक है, किसको रिजिड कहा जाता है, सॉलिड्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फैक्टर दैट टेंड्स टू कीप द मोलिक्यूल्स क्लोजर, यानी वह कौन सा फैक्टर है जो किसी भी सॉलिड्स या किसी भी मोलिक्यूल्स को क्लोज यानी एक दूसरे के नज़दीक लाता है, वह कौन सा फैक्टर है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ही के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के सामने निकट रहते हैं ना, बंधे रहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण वो अट्रैक्ट रहते हैं आपस में। ठीक है, क्लोज रहते हैं। तो किस फैक्टर के कारण, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि राइट द फैक्टर, यानी वह कारक बताइए जिसके कारण टू कीप द मोलिक्यूल्स अपार्ट, यानी दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, बाय मेकिंग देम मूव फास्टर, उनको तेज़ी से स्पीड करके। जैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल एनर्जी। ठीक है, यानी जैसे किसी सब्सटेंस में हम लोग एनर्जी देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी सब्सटेंस में एनर्जी देते हैं। ठीक है, एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने से क्या होता है ना, उनके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाते हैं, फास्टर हो जाते हैं। फास्टर हो जाने के कारण ये काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर हटने लगते हैं। ठीक है, अपार्ट बाय देम। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। तो किस कारण से ना, यहाँ पर एनर्जी दिए, थर्मल एनर्जी दिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ऑन वाट बेसिस सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमरफस, यानी सॉलिड्स को तो क्रिस्टलाइन और सॉलिड और एमरफस सॉलिड 2 भागों में बांटा गया है ना। आप तो जानते हैं कि सॉलिड्स को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनको 2 भागों में बांटने का बेसिस क्या था, आधार क्या था। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है इनका अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट के कारण। ठीक है, कि किस तरह से इनका यदि रेगुलर रहता है तो उसको, यानी रेगुलर अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स का, क्रिस्टल्स का, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। यदि इरेगुलर रहता है अरेंजमेंट किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो उसका हम लोग एमरफस सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग उसको बांटते किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के बेसिस पर। ठीक है, अरेंजमेंट के बेसिस पर हम लोग
किसी भी सॉलिड्स को बांटते हैं अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ए सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ईच ऑफ देम हैविंग ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड, यानी वैसा सॉलिड जिसको या फिर जिसके पास डेफिनेट शेप होता है ऑफ क्रिस्टल, यानी जिसका क्रिस्टल का डेफिनेट शेप होता है उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। जिसका क्रिस्टल का डेफिनेट शेप होता है वैसा सॉलिड जिसमें डेफिनेट शेप वाला क्रिस्टल पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, या डेफिनेट शेप वाला क्रिस्टल से मिलकर बने सॉलिड को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन भी पूछ सकता है या फिर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, उनमें आपको आंसर भी दिया रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है, सोडियम क्लोराइड और क्वार्टज, ठीक है, कि एग्जाम्पल ऑफ 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है। आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का 2 एग्जाम्पल पूछेगा तो आप टिक कर दीजिएगा सोडियम क्लोराइड और क्वार्टज। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है। NaCl में क्या होता है कि इनका जो पार्टिकल्स होता है ना एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज रहता है, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन की तरह एकदम रहता है, डिसिप्लिन, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन की तरह इन लोग बटा रहता है, ठीक है, डिसिप्लिन 3D में, ठीक है। उसी तरह से कार्टेज भी रहता है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसका आंसर हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का कहने का मतलब है कि इनका जो यदि मान लेते हैं ये एक सॉलिड है, ठीक है, इनका ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है ना, पार्टिकल्स जो है ना वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है लंबी उसका रेंज ऑर्डर, यानी रेगुलर ऑर्डर में वो लंबी दूरी तक अरेंज रहते हैं। यदि ये इस तरह से अरेंज है तो वो बहुत लंबा दूर तक वो इसी तरह से अरेंज जा रहा है, एकदम सीधे पैरेलल जा रहा है इस तरह बहुत दूर तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये अरेंज है तो एकदम लॉन्ग रेंज यानी बहुत दूर तक वो इसी तरह से अरेंज है, ठीक है। तो उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। वहीं यदि हम लोग बात करेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड में तो इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें भी पार्टिकल्स रहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसमें भी पार्टिकल्स आपका डेफिनेट मतलब रेगुलर ऑर्डर में रहते हैं, इसमें भी पार्टिकल्स आपका रेगुलर ऑर्डर में रहता है, ठीक है। इसमें भी पार्टिकल्स आपका रेगुलर ऑर्डर में रहता है लेकिन बहुत लंबी दूर तक नहीं, मान लेते हैं यहाँ तक रेगुलर ऑर्डर में गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया रेगुलर, लेकिन अब इधर जाते जाते कहीं इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, बहुत कम दूरी पर, यानी ये रेगुलर अरेंज रहते हैं बहुत कम दूरी तक, यानी इसका रेंज बहुत शॉर्ट रहता है, ठीक है। फिर इससे पहले वाला क्वेश्चन को हमने देख लेते हैं कि ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप। वैसा सॉलिड जो इरेगुलर शेप वाला पार्टिकल से मिलकर बना है उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है। जो इरेगुलर यानी इधर उधर इसका पार्टिकल बिखरा रहता है, वैसे आकृति वाले पार्टिकल से जो बने होते हैं, इरेगुलर शेप वाले पार्टिकल से जो बने होते हैं उसको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब इसका यदि आपको एग्जांपल पूछेगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो आप बहुत सारे एग्जांपल बोल देंगे, ठीक है, लेकिन आपको एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल याद रखना है। जैसे वहाँ पर क्वार्टज था इसका एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर क्वार्टज ग्लास हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आप एग्जाम में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्वार्टज ग्लास क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है ना एमॉर्फस होता है, तो फिर क्वार्टज क्या होता है, एमॉर्फस होता है ना क्रिस्टलाइन होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्वार्टज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन क्वार्टज ग्लास यदि आपको पूछ दिया, देखिए इसका एग्जांपल में ग्लास भी होता है, तो ग्लास से आप याद रखिए कि क्वार्टज ग्लास भी आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, क्वार्टज ग्लास हो जाएगा, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। देखिए रबड़ को आप जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। ग्लास कभी भी टूट जाता है, तो देखें टूटे हुए ग्लास एक आकार में नहीं टूटते, अलग अलग टूटते हैं, अलग अलग आकार में, ठीक है। प्लास्टिक को आप कभी भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि विच हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है कि किस सॉलिड के पास उच्च गलनांक होता है। उच्च गलनांक यानी किसको गलाने के लिए हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि ये पूरे रेगुलर और अरेंज वाले रेगुलर शेप वाले क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उसको तोड़ने के लिए उसको हम लोग गलाने के लिए हमको ज़्यादा हीट देना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए हमको उसका उच्च गलनांक होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का उच्च गलनांक होता है, एमॉर्फस सॉलिड का उच्च गलनांक नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देख रहे हैं कि द सॉलिड्स विच आर soften over a range of temperature and can be molded and blown into various
शेप्स। इसका मतलब क्या है कि वैसा सॉलिड या किस तरह के सॉलिड जिसमें किस टेम्परेचर यानी तापमान के एक सीमा पर ओवर ए रेंज यानी तापमान की एक सीमा पर वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट यानी वो नरम हो जाते हैं। यानी वैसा सॉलिड जो तापमान की किसी एक सीमा पर नरम हो जाते हैं और जिस कारण उसको हम लोग मनचाहे शेप में वेरियस शेप यानी बहुत सारे आकारों में हम लोग मूड यानी ढाल सकते हैं, ब्लॉन्ड यानी कटिंग छटिंग कर सकते हैं। तो वैसा सॉलिड को क्या कहेंगे, अमरफस सॉलिड, जिससे रबड़ को आप काफ़ी आसानी से इधर उधर मरोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को गलाने के बाद आप जिस तरह के शेप चाहे उस तरह का दे सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, यानी किसी तापमान के किसी एक सीमा पर हम लोग उसको नरम हो जाता है, तापमान के किसी एक सीमा पर वो नरम हो जाता है, उसके बाद आप किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं, उसको कटिंग शटिंग उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल पूछ रहा है कि वाई अमरफस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी अमरफस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं अमरफस सॉलिड को। ध्यान में रखिए कि यहाँ पर अमरफस सॉलिड का बात कर रहा है। ठीक है, अमरफस सॉलिड्स का बात कर रहा है, जिसको हम लोग स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली। क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स होता है, अमरफस सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो फ्लो करता है, उसमें फ्लो करने का गुण पाया जाता है, और वो भी वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। जैसे आप देखे होंगे कि कांच जो रहता है ना दुकानों में, कांच, उसको नीचे में कांच को मोटा बनाया जाता है और ऊपर में पतला बनाया जाता है, क्योंकि बहुत जब ऑड हो जाएगा, बहुत पुराना हो जाएगा, तब ऊपर वाला कांच का हिस्सा जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नीचे में वो आने लगता है। इसीलिए हम पहले ही यदि नीचे में ही मोटा रखेंगे तब आराम से वो पतला ऊपर वाला को झेल लेगा। ठीक है, इसीलिए जो अमरफस सॉलिड होता है कांच, ठीक है, वो काफ़ी धीरे धीरे वेरी स्लोली, लेकिन टेंडेंसी टू फ्लो करने का गुण पाया जाता है। लेकिन ये सॉलिड है, देखिए सॉलिड में फ्लो करने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन ये अमरफस सॉलिड में वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, लेकिन बहने का गुण पाया जाता है अमरफस सॉलिड में। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो का मतलब ये होता है छदम यानी झूठा, ठीक है, यानी छिपा हुआ। ठीक है, झूठा यानी ये सॉलिड का जो गुण बताता है उसको झुठला देता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ नेचर हैज क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का किस प्रकार का नेचर होता है, तो एनआइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यदि आपको पूछेगा तो एनआइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है, यदि अमरफस सॉलिड पूछेगा, अमरफस सॉलिड वो आइसोट्रोपिक। ठीक है, अमरफस सॉलिड तो आइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछेगा तो वो एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, एनआइसोट्रोपिक। यदि अमरफस सॉलिड पूछेगा तो वो आइसोट्रोपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछेगा तो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताता है कि एनआइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है, तो क्या रहा है कि वैसा, तो पूछ रहा है आपको, तो वैसा प्रॉपर्टी किसका, सॉलिड्स का वह गुण जिसके कारण उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, विद्युतीय प्रतिरोध, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी जो अपवर्तनांक होता है, सो डिफरेंट वैल्यू। लेकिन ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सो डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। यानी जब हम लोग सॉलिड्स का वह प्रॉपर्टी जब जिसको यानी जिन गुण को हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हमको उसका वैल्यू अलग अलग मिलता है। तो इसी गुण को सॉलिड्स का हम क्या कहते हैं, एनआइसोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी प्रकृति में वो एनआइसोट्रोपिक है। ठीक है, ठीक है, तो वैसा गुण यानी सॉलिड्स का वह फिजिकल गुण, ठीक है, वह फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको मेजर करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में तो उसका वैल्यू अलग अलग शो करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। और यदि अलग अलग डायरेक्शन में हम यदि मेजर करेंगे और यदि हमको सेम वैल्यू दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि अलग अलग डायरेक्शन में सेम वैल्यू दे रहा है तो आइसोट्रोपिक इन नेचर, और अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करने पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि अमरफस सॉलिड का नेचर क्या होता है, तो आइसोट्रोपिक नेचर अभी बताया ना मैंने कि यदि अमरफस सॉलिड रहेगा तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा। देखिए ए अमरफस में ए लगा है, इसलिए यहाँ पर आइसोट्रोपिक में ए नहीं लगा, ए मतलब एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, और क्रिस्टलाइन में
ए नहीं लगा, इसीलिए इसका में ए लगेगा। ए मतलब एनआइसोट्रोपिक, ठीक है, ए मतलब एनआइसोट्रोपिक। और एमरफस इसमें पहले से ये लगा है, इसीलिए ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए इसमें ए नहीं लगेगा, यानी ये केवल आइसोट्रोपिक। समझ में आ गया ना? देखिए इस तरह से आप इसको ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। देखिए हम लोग अभी देख लिए कि एमरफस सॉलिड को क्या कहते थे, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि उनमें बहने का गुण पाया जाता है लेकिन वेरी स्लोली। उसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी तो कुछ अलग नाम होना चाहिए ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड। ये एकदम सत्य है, जो सॉलिड्स का प्रॉपर्टी कहता है ये एकदम उसको फॉलो करता है, इसीलिए इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड कहते हैं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्सन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपको बताना है कि वह कौन सा, यानी सबसे महत्वपूर्ण में से वह कौन सा आपका ये है, ठीक है, जो मटेरियल है, ठीक है, वह कौन सा फोटोवोल्टेइक मटेरियल है, ठीक है, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। यानी वह कौन सा फोटोवोल्टेइक मटेरियल है जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपके स्कूल में 5 टॉप 10 में स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो टॉप 10 में से ही कोई एक वह कौन सा आपका फोटोवोल्टेइक मटेरियल है जो सनलाइट को, यानी सोलर लाइट को आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और वो भी सबसे बेस्ट तरीका से। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उस फोटोवोल्टेइक मटेरियल का नाम क्या हो जाएगा, एमरफस सिलिकॉन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा उस फोटोवोल्टेइक मटेरियल का, एमरफस सिलिकॉन, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बेहतर ढंग से कन्वर्ट कर देता है। तो ये था आज का मेरा टोटल 20 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इस तरह का नेक्स्ट और भी चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल में। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।